Dear students, this is Praveen Kumar Agarwal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Business Organization. In today's lecture, we will discuss upon the rest of the types of takeover. जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने टेकओवर के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था और उसके डिफरेंट टाइप्स भी डिस्कस किए थे, जिसमें हमने उसके दो टाइप्स, एक तो फ्रेंडली टेकओवर और दूसरा हॉस्टाइल टेकओवर, इन दो कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया था। जैसा कि फ्रेंडली टेकओवर में मैंने आपको बताया था कि जब दो कंपनी कंप्लीटली टर्म्स एंड कंडीशंस पे एग्री हो जाती है और एग्री होने के बाद एक हैप्पी वे में, एक फ्रेंडली वे में एक कंपनी दूसरी कंपनी को टेक ओवर कर लेती है, तो हम इसको फ्रेंडली टेक ओवर का नाम देते हैं। और हॉस्टाइल में क्या होता है, कंपनी किसी न किसी तरीके से, मतलब जो कंपनी को टेक ओवर करना चाहती है, टारगेट कंपनी को, उस टारगेट कंपनी के मना करने के बावजूद भी, उसके रिजेक्शन के बावजूद भी, जब एक कंपनी ज़बरदस्ती कोई ना कोई प्रपंच फॉलो करते हुए बी कंपनी को टेक ओवर कर लेती है, तो इसको हम हॉस्टाइल टेक ओवर का नाम देते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं अबाउट द थर्ड टाइप ऑफ टेक ओवर। दिस इज नोन एज द रिवर्स टेक ओवर। रिवर्स टेक ओवर कब हैपन होता है? व्हेन एनी ऑफ द प्राइवेट कंपनी परचेजेस अ पब्लिकली लिस्टेड कंपनी। होता क्या है जनरली कि कोई भी जो पब्लिक कंपनी होती है वो प्राइवेट कंपनी को परचेज करती है या उसके शेयर्स को परचेज कर लेती है, क्योंकि पब्लिक कंपनी का साइज क्या होता है, लार्ज होता है, उसके पास रिसोर्सेज ज़्यादा होते हैं और प्राइवेट कंपनी के पास रिसोर्सेज कम होते हैं। तो इस तरह से पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी को परचेज कर लेती है। लेकिन जब इसका रिवर्स हो जाए, यानी कि प्राइवेट कंपनी पब्लिकली लिस्टेड कंपनी को परचेज कर ले, तब हम इस टेक ओवर को रिवर्स टेक ओवर का नाम देते हैं। वाई दिस इज फॉलोड बाय द प्राइवेट कंपनी? जब प्राइवेट कंपनी बिना किसी आईपीओ एक्सपेंसेस के और बिना किसी टाइम की बर्बादी के पब्लिक कंपनी बनना चाहती है, तो इसके लिए वो क्या करती है, पब्लिकली लिस्टेड कंपनी को परचेज कर लेती है और बिना आईपीओ एक्सपेंसेस के और बिना टाइम की बर्बादी के ये क्या कर लेती है, ये एक पब्लिकली लिस्टेड कंपनी में कन्वर्ट हो जाती है। ये एक बहुत अच्छा तरीका है। अगर कोई प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी बनना चाहती है बिना किसी एफर्ट्स के, बिना किसी एक्सपेंसेस के, तो सबसे बड़ी तरीका क्या है कि वो एक पब्लिकली लिस्टेड कंपनी को परचेज कर ले, यानी कि रिवर्स टेक ओवर को फॉलो कर ले, तो ऐसा पॉसिबल हो जाता है। ठीक है, एंड द लास्ट टाइप इज बैक फ्लिप टेक ओवर। बैक फ्लिप क्या होता है? इस टाइप के टेक ओवर में जो एक्वायरर कंपनी है, यानी कि जिसने दूसरी कंपनी को या टारगेट कंपनी को परचेज किया है, वो जो परचेजर कंपनी होती है वो खुद में एक सब्सिडियरी बन जाती है टारगेट कंपनी की। ए कंपनी ने बी कंपनी को परचेज किया। एग्जांपल के तौर पर लेके चलते हैं, यहाँ मैंने एग्जांपल के तौर पर लिखा हुआ है। सपोज करिए कि एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड, इसके पास बहुत सारा पैसा है, रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, लेकिन ग्लोबल लेवल पर इसको जानने वाले बहुत कम लोग हैं। इस कंपनी के सुनने में आता है कि एक कंपनी है XYZ लिमिटेड, जिसकी ग्लोबल अप्रोच बहुत अच्छी है, यानी कि इसके प्रोडक्ट को ग्लोबल लेवल पर हर कोई जानता है, बहुत फेमस है इनके प्रोडक्ट्स। लेकिन दिस कंपनी इज इन अ फाइनेंशियल ट्रबल, और इस फाइनेंशियल ट्रबल का फ़ायदा उठाते हुए जो एबीसी कंपनी है वो XYZ लिमिटेड कंपनी को एक्वायर कर लेती है, उसको परचेज कर लेती है। लेकिन क्योंकि इसके नाम को ग्लोबली कोई जानता नहीं है, लेकिन XYZ लिमिटेड को हर कोई जानता है, तो ये क्या करेगी, एबीसी लिमिटेड के नाम को ड्रॉप कर देगी और XYZ लिमिटेड के नाम से अपने ऑपरेशंस को कंटिन्यू करेगी। तो इसका मतलब जिस कंपनी ने टारगेट कंपनी को परचेज करा, तो एग्जिस्टेंस तो खत्म होना चाहिए था किसका, टारगेट कंपनी का। लेकिन टारगेट कंपनी का एग्जिस्टेंस जब बना रहे और जो एक्वायरर कंपनी है उसका एग्जिस्टेंस लूज हो जाए, उसकी आइडेंटिटी लूज हो जाए, तो हम ऐसे टेक ओवर को बोलते हैं बैक फ्लिप टेक ओवर। क्लियर हो गया? एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है इसका, वो मैं बता देता हूँ। हम बात कर रहे हैं इन द ईयर 2005 में एटिएंट कंपनी है। एटिएंट कंपनी को एसबीसी कंपनी के द्वारा टेक ओवर किया गया था 2005 में। लेकिन था क्या, एसबीसी कंपनी को जानने वाले लोग बहुत कम थे।
अच्छा, ये जो डीलिंग हुई थी वो $16 बिलियन की डीलिंग हुई थी। यानी $16 बिलियन में जो एसबीसी कंपनी थी उसने AT&T कंपनी को टेक ओवर किया था। लेकिन एसबीसी कंपनी को जानने वाले बहुत कम लोग थे और AT&T की ब्रांड इमेज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। लेकिन फाइनेंशियल ट्रबल की वजह से एसबीसी ने AT&T को परचेज कर लिया। तो जब नाम रखने की बारी आई तो एसबीसी कंपनी ने AT&T की स्ट्रॉन्ग ब्रांड इमेज की वजह से इसको AT&T के नाम से ही कंटिन्यू करा और अपने नेम को ड्रॉप कर दिया। तो ये जो टेक ओवर हुआ इसको हम बैक फ्लिप टेक ओवर के नाम से जानेंगे। पॉइंट क्लियर हो गया? तो दीज ऑल आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक ओवर। नाउ वी कम टू द कॉन्सेप्ट ऑफ रीजन्स फॉर अंडरटेकिंग टेक ओवर्स। यानी कि टेक ओवर इतना ज़्यादा चलन में क्यों आया, इसके पीछे के रीजन्स क्या क्या हैं, व्हाट आर द कॉजेज बिहाइंड द टेक ओवर्स। पहला रीजन है, पहला कॉज है इसके पीछे इंक्रीज मार्केट शेयर। जब एक फर्म सेम इंडस्ट्री में अपने मार्केट शेयर को इंक्रीज करना चाहती है तो उसके लिए उसे टेक ओवर से बढ़िया ऑप्शन कुछ नहीं लगा। क्या करा उसने, कंपनी ए ने अपनी समकक्ष कंपनी है बी जो उसी इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रही है उसके शेयर्स को परचेज कर लिया कंप्लीटली और इस तरह से उसने बी को टेक ओवर कर लिया। क्या फायदा हुआ इससे, उस इंडस्ट्री के अंदर जो उसका मार्केट शेयर है वो इंक्रीज हो गया। मार्केट शेयर को इंक्रीज करने के लिए टेक ओवर इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन फॉर द कंपनीज। दूसरा रीजन है इसका, नई नई स्किल्स को एक्वायर करना है। अगर मान लीजिए कि कोई पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी है जो आपके पास अवेलेबल नहीं है, कोई स्किल ऐसी है जो आपके पास अवेलेबल नहीं है लेकिन दूसरी कंपनी के पास वो स्किल अवेलेबल है, तो आपने क्या करा, उस स्किल को अवेलेबल करने के लिए आपने उस कंपनी को टेक ओवर कर लिया। तो जब कोई कंपनी दूसरी कंपनी को टेक ओवर करती है इस पॉइंट ऑफ व्यू से तो उसके बेसिस पर वो नई स्किल्स को एक्वायर कर लेती है और उसके बेसिस पर वो अपनी एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने में सक्सेसफुल हो पाती है। तीसरा रीजन है इसके पीछे, दैट इज एसेस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। सबसे बड़ा फायदा है जब कंपनी क्या करेगी, टेक ओवर करेगी दूसरी कंपनीज को इन द सेम इंडस्ट्री, तो उसका जो रिसोर्स बेस है वो रिसोर्स बेस उसका लगातार इंक्रीज होता चला जाएगा। देयर विल बी अ पूलिंग ऑफ रिसोर्सेज टू दैट पर्टिकुलर फर्म हु इज एक्वायरिंग और टेकिंग ओवर द अदर कंपनीज इन द इंडस्ट्री। जब लार्ज स्केल पर उसके पास रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी होगी तो वो लार्ज स्केल प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हो जाएगी, लार्ज स्केल डिस्ट्रीब्यूशन में इन्वॉल्व हो जाएगी और इस तरीके से जितने भी ऑपरेशंस उसके द्वारा परफॉर्म किए जाएंगे मार्केट में उसमें उसको इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट मिलेगा और वो कम कॉस्ट में उसको परफॉर्म करने में कामयाब हो पाएगी। इसी पॉइंट को भी ध्यान में रखते हुए टेक ओवर को भी मैक्सिमम लेवल तक फॉलो किया जाता है कंपनीज के द्वारा। फोर्थ रीजन इज सिक्योर बेटर डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन को बेटर करना है। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि वो अपने प्रोडक्ट को कंज्यूमर्स तक अवेलेबल कराना चाहती है और उसके लिए वो डिफरेंट मोड्स का यूज़ करती है, कन्वेंशनल चैनल्स का यूज़ करती है, मॉडर्न चैनल्स का यूज़ करती है। तो इन फैसिलिटीज़ को बेटर करने के लिए वो क्या करती है, डिफरेंट जो फर्म्स हैं उनको टेक ओवर करती है और टेक ओवर करने से उसके पास रिसोर्सेज और जो स्किल्स हैं उनके बढ़ने की वजह से वो प्रॉपर वे में डिस्ट्रीब्यूट करने में सक्सेसफुल हो जाती है और अपने डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटीज़ को और ज़्यादा बेटर कर लेती है जिससे कंज्यूमर्स को वो ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने में कामयाब हो जाती है। नेक्स्ट रीजन इज एक्वायर इंटेंजिबल असेट्स। दूसरी कंपनीज के इंटेंजिबल असेट्स को भी एक्वायर करने के लिए भी ये तरीका बहुत सही रहता है। मान लीजिए कंपनी है जिसका जो गुडविल है दैट इज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, which is not having a very good brand image among the customers in the market, लेकिन दूसरी कंपनी है जिसकी ब्रांड इमेज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो क्या करेगी वो दूसरी कंपनी को टेक ओवर कर लेगी जिसकी ब्रांड इमेज स्ट्रॉन्ग है, अगर उसके पास रिसोर्सेज सफिशिएंट क्वांटिटी में अवेलेबल है और उसके बेसिस पर वो बिना एफर्ट करे अपनी ब्रांड इमेज को ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग कर लेगी। तो इंटेंजिबल असेट्स को भी एक्वायर करने के लिए कंपनीज टेक ओवर की हेल्प लेती हैं। उन्हें ब्रांड्स नेम परचेस करना होता है, उन्हें पेटेंट्स लेने होते हैं किसी भी कंपनी के या ट्रेडमार्क्स को फॉलो करना होता है, उसको एक्वायर करना होता है, तो उसके लिए टेक ओवर इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर द कंपनीज। नेक्स्ट रीजन इज स्प्रेड रिस्क बाय डाइवर्सिफाइंग। सबसे बड़ी बात क्या है कि कंपनी जब एक ही टाइप के बिजनेस में ऑपरेट करती हैं तो उसमें रिस्क के चांसेस ज़्यादा रहते हैं
लेकिन अगर कंपनीज डिफरेंट बिजनेसेस में या डिफरेंट इंडस्ट्रीज में अपने बिजनेस को रन करना स्टार्ट कर देती है, तो इसके थ्रू वो अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई कर देती है कि भाई अगर एक बिजनेस में लॉस होता है तो उसको दूसरे से रिकवर कर लिया जाएगा, दूसरे में लॉस हुआ तीसरे से रिकवर कर लिया गया। यानी कि अगर कहीं कुछ जगह लॉस होता है तो कुछ जगह बेनिफिट को फॉलो करते हुए कंपनी अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई करने में कैपेबल हो जाती है। तो लेकिन अलग अलग फील्ड्स में वो अपने बिजनेस को कैसे फॉलो करे, इसके लिए तरीका क्या रहता है? द वे इज टू फॉलो द प्रोसीजर ऑफ टेक ओवर। यानी कि उस इंडस्ट्री में आप दूसरी फर्म के ऑपरेशंस को टेक ओवर कर लीजिए और अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाइड वे में इंक्रीज करते हुए रिस्क को भी डाइवर्सिफाई कर लीजिए। ये भी टेक ओवर के पीछे एक बहुत बड़ा रीजन रहता है। नेक्स्ट पॉइंट इज ओवरकम बैरियर्स टू एंट्री टू टारगेट मार्केट्स। कंपनी क्या चाहती है? टारगेट मार्केट्स में एंट्री करना चाहती हैं, लेकिन जब एंट्री करना चाहती हैं तो इसके रिगार्डिंग बहुत सारे बैरियर्स क्रिएट हो जाते हैं और उन बैरियर्स को क्रॉस करने के लिए टेक ओवर इज वन ऑफ द वे। यानी कि जो स्ट्रॉन्ग ब्रांड इमेज के साथ में कंपनी उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में अवेलेबल है, टारगेट मार्केट में अवेलेबल है, उसको आप टेक ओवर कर लीजिए और आपको वो सारे बैरियर्स फॉलो नहीं करने पड़ेंगे। बिना उन बैरियर्स को फॉलो करे हुए आप टारगेट मार्केट में प्रॉपरली एंटर कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज द डिफेंड इटसेल्फ अगेंस्ट अ टेक ओवर थ्रेट। टेक ओवर के थ्रेट से खुद को बचाने के लिए कि कहीं कोई और कंपनी उसको टेक ओवर न कर ले, तो जो कंपनी होती है वो खुद ही दूसरी कंपनीज के टेक ओवर में इन्वॉल्व हो जाती है और अपने साइज को लगातार इंक्रीज करती चली जाती है और इस तरह से साइज को इंक्रीज करती है जिससे कि और दूसरी कंपनी उसको टेक ओवर ना कर पाए। नेक्स्ट वन इज द एंटर न्यू सेगमेंट्स ऑफ एन एग्जिस्टिंग मार्केट। जो जिस एग्जिस्टिंग मार्केट में वो ऑपरेट कर रही है उसके नए सेगमेंट्स में एंटर करना है उसे। तो या तो एक तरीका है कि वो जीरो से स्टार्ट करे या फिर उस नए सेगमेंट में काम करने वाली जो अदर फर्म्स हैं उनको वो टेक ओवर कर ले। तो दूसरा ऑप्शन को फॉलो करके वो टाइम बचाती है और दूसरी फर्म्स को जो उस सेगमेंट में काम कर रही है उनको वो टेक ओवर कर लेती है। इस तरीके से जीरो से स्टार्ट न करते हुए वो डायरेक्टली नए सेगमेंट्स में एंटर कर जाती है। इसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट और रहता है इसके अंदर, दैट इज एलिमिनेट कंपटीशन। कंपटीशन को एलिमिनेट करना है, खत्म करना है कंपटीशन को। तो तरीका क्या है उसका कि जो कंपीटिंग फर्म्स है उनको आप टेक ओवर कर लीजिए, कंपटीशन ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाएगा। इसके साथ साथ क्या है इसका नेक्स्ट रीजन है टैक्स पेमेंट को डिक्रीज करना है। तो वो ज़्यादा टैक्स पेमेंट ले रहा है, लेकिन जब वो डिफरेंट फर्म्स को अपने अंडर में ले लेता है या उनको टेक ओवर कर लेता है तो उसको कंपैरेटिवली टैक्स भी कम पे करना पड़ता है। इसके साथ क्या होता है, जब वो डिफरेंट कंपनीज को टेक ओवर करता है तो मार्केट में उसकी पॉपुलैरिटी लगातार इंक्रीज होती चली जाती है और इस पॉपुलैरिटी के बेसिस पर वो अपना एक स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस डेवलप करने में भी कामयाब हो जाता है। ऐसे ही कुछ कॉजेज और हैं इसके, जैसे ह्यूज ट्रांजैक्शंस ऑन अ डेली बेसिस ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स। उसका कस्टमर बेस बढ़ेगा तो उसका फायदा क्या हुआ कि उसके डेली बेसिस पर लार्ज क्वांटिटीज में ट्रांजैक्शंस फॉलो किए जाएंगे, उसका रिजर्व और सरप्लस लगातार इंक्रीज होता चला जाएगा और एक तरीके से मार्केट में उसकी मोनोपोली कंडीशन भी क्रिएट होती चली जाएगी, जिसके बेसिस पर वो जितना ज़्यादा फर्म्स को अपने अंदर टेक ओवर कर लेगा उतना ही मोनोपोली के बेसिस पर मार्केट को कंप्लीटली कंट्रोल करने में सक्सेसफुल हो पाता है। तो ये सारे रीजंस हैं जिनकी वजह से टेक ओवर को फॉलो किया जाता है बाय द डिफरेंट फर्म्स इन द मार्केट। ओके, थैंक यू।